हेलो छात्रों, मैं विकलेश कुमार आप लोगों के लिए क्लास 12 का भूगोल का दूसरा चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि लेकर के आया हूं। इसके पहले मैंने अपने YouTube चैनल कैप वर्ल्ड 71 CAPWORLD 71 इस चैनल पर पहले चैप्टर का वीडियो बनाकर मैंने डाल दिया है। आप वहां पे मतलब जो है जा करके आप इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में और जो है आप उस वीडियो का लिंक पा लीजिएगा, देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर सीधे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और वहाँ पे आप पिछला वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री और जो है क्लास 12 का इंग्लिश, क्लास 12 का हिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट के भी वीडियो डाले गए हैं। आप हमारे चैनल पर जा करके उन्हें भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लास 12 से लेकर के नौकरी तक आपको हर जगह जो है ये हेल्पफुल होगा। तो आइए आज हम सब भूगोल यानी ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब जो है हमारा जो चैप्टर है क्या कर रहा है, तो विश्व जनसंख्या यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर हम करेंट टाइम में बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग, ठीक है, कहा जाता है कि 8.3 बिलियन यानी लगभग 8 अरब, कितना, 8 अरब, ठीक है, या उससे भी अधिक है, 8.25 अरब जनसंख्या पूरी दुनिया की हो चुकी है। क्लियर है, कितनी जनसंख्या हो चुकी है, 8 अरब जनसंख्या हो चुकी है। आइए हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व की जनसंख्या, दूसरा चीज है वितरण। वितरण का अर्थ क्या है कि जनसंख्या का बिखराव, यानी कि आप पूरी भूमि पर, धरती पर कहां पर कितनी मात्रा में आपको जनसंख्या जानने को मिलेगी। तो इसका आकलन हम दो डाटा से कर सकते हैं। एक जो है महाद्वीप जो है और महादेश जिसको हम लोग कहते हैं, हम उसके अनुसार इसका एक डाटा का कैलकुलेशन रख सकते हैं। दूसरा जो है देशों के अनुसार हम ये कैलकुलेट करके रख सकते हैं कि लगभग कितनी पॉपुलेशन वर्ल्ड की धरती के किस छोर पर, किस क्षेत्र में रहती है, ठीक है। और उसके बाद में अगला चीज घनत्व। घनत्व क्या होता है भाई, तो 1 वर्ग किलोमीटर में यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या है, 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और अगला चीज है वृद्धि, ठीक है। वृद्धि क्या होता है, तो जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के शेष को निकालते हैं। तो दोनों का जो शेष निकलता है उसी शेष को जो है हम लोग जो है जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। यानी अगर जन्म दर उच्च होगी, मृत्यु दर कम होगी, वहाँ जनसंख्या वृद्धि धनात्मक होगा। अगर जन्म दर कम हो जाती है, मृत्यु दर अधिक हो जाती है, तो वहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक होगा। जनसंख्या वृद्धि दर निकालने के लिए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का होना आवश्यक है। जन्म दर क्या है, तो जीवित बच्चों की संख्या, जिसे महिलाएं जन्म देती हैं, तो जीवित बच्चों की संख्या बटा में कुल जनसंख्या गुणे 1000, ठीक है। यानी अगर इतना हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें जन्म दर मिल जाता है। और मृत्यु दर में क्या होता है कि मृतकों की संख्या बटा में लोगों की जनसंख्या और गुणे 1000। किसी विशेष क्षेत्र में ये जो है अप्लाई किया जाता है और वहाँ पर कुल जनसंख्या के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या इस तरह से निकाल करके, यानी मृतकों की संख्या बटा में कुल जनसंख्या गुणे 1000, तो वहाँ पे निकल जाता है मृत्यु दर। और जन्म दर और मृत्यु दर के शेष को ही, अंतर को ही हम लोग जनसंख्या वृद्धि दर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अगर आप जनसंख्या का बिखराव, घनत्व और जो है वृद्धि जानना चाहते हैं तो दो टॉपिक पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा। एक महासागर, दूसरा महादेश, ठीक है। महासागर में से आप याद रखेंगे कि 5 महासागर है। कितने महासागर है, 5, ठीक है। कितने महासागर है, 5। पहला महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, पांचवा दक्षिण महासागर या अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। अंटार्कटिक महासागर भी बोलते हैं, अंटार्कटिक, है ना, अंटार्कटिक महासागर भी बोलते हैं। तो ये कुल 5 महासागर है, ठीक है। इन 5 महासागरों के साथ साथ आपको महादेशों के नाम याद रखने होंगे। अगर आप इसे वर्ल्ड मैप पर देखना चाहें, ठीक है, और ये जो आपको नंबर दिखाए गए हैं वो एक क्रम से है कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर है, उसके बाद जो है तीसरा नंबर पे हिंद महासागर आता है, चौथा नंबर पे आर्कटिक महासागर है, और 5वां नंबर पे दक्षिण या फिर अंटार्कटिका महासागर, है ना। अब देखिए, इसको अगर आप मैप पे देखना चाहें तो वो आप इस तरह से देख सकते हैं।
देखिए आप ये देख रहे हैं, ये आपका वर्ल्ड मैप है, ठीक है। यहाँ से आप इधर ग्रीनलैंड जो भी आपको जो है ना ब्लू कलर का या फिर जो है ये पानी का रंग का आप जो देख रहे हैं दिखाई दे रहा है, तो आपको ये पानी वाला सरफेस और ये जो पानी वाला सरफेस है ये दोनों प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? प्रशांत महासागर। ये सबसे बड़ा महासागर है। तो इस छोर का और इस छोर का जो आप पानी वाला एरिया देख रहे हैं, जो ये आपको स्काई रंग का इस तरह से करके दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये प्रशांत महासागर का है। यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि यहाँ भी प्रशांत महासागर और यहाँ भी प्रशांत महासागर, ऐसे कैसे हो गया भाई? तो प्रशांत महासागर के दोनों जगह होने का कारण ये है कि जैसे ग्लोब आपने देखा होगा, ग्लोब गोला बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या है कि ये जो वर्ल्ड मैप आपको बनाया जाता है, ये ग्लोब को बीचों बीच फाड़ करके दिखाया जाता है। तो जिस एरिया से फाड़ा गया वो प्रशांत महासागर का एरिया है, इसलिए यह दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक पेपर है, ठीक है, हमने एक पेपर लिया हुआ है, इस पेपर को हमने राउंड में फोल्ड कर दिया, ठीक है, यानी राउंड में हम इसे क्या करते हैं? फोल्ड कर देते हैं। यानी जैसे मैंने इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ ये प्रशांत महासागर का एरिया है ना, ये देखो आप, ये कहाँ का एरिया है? प्रशांत महासागर का एरिया है। यहाँ से ये प्रशांत महासागर का एरिया है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसे फाड़ देते हैं। क्या करते हैं? फाड़ देते हैं। तो फाड़ने के बाद हमारे पास क्या दिख रहा है? क्या देखो, ये डॉट आपको एक देखिए, एक लाइन यहाँ दिख रही है और सीधा अगला लाइन यहाँ दिख रही है। तो इसी वजह से प्रशांत महासागर यहाँ भी दिखाई देता है और प्रशांत महासागर यहाँ पे भी दिखाई देता है। अगर दोनों छोर पे अगर प्रशांत महासागर दिख रहा है तो इसका रीजन यही है क्योंकि ये बीच से फाड़ा गया, और जैसे बीच से फाड़ा गया तो प्रशांत महासागर का दो छोर बन गए, ठीक है। आइए देखिए, इसके अलावा जो है प्रशांत महासागर के बाद यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे आपका अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक। दूसरे नंबर पे आता है ये जो है अटलांटिक महासागर है, ठीक है। ये सबसे बड़ा है, तो इसकी सबसे खूबी ये है कि ये सर्पिला आकार का है। ये कुछ इस तरह से इसका है ना आकार होता है। तो आपने ये सबको ऐसे चलते हुए देखा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको जो है सर्पिला महासागर कहा जाता है। तो एक नंबर के लिए आपके पास प्रश्न बन जाएगा कि सर्पिला महासागर किसे कहते हैं? तो अटलांटिक महासागर है, जो सांप के आकार को है ना मतलब बनाता है। अब इसके बाद जो है आप जो ये पोर्शन देख रहे हैं, ये नीचे वाला जो पानी वाला, ये जो नीचे वाला पानी वाला यहाँ का एरिया जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा देश हिंदुस्तान पड़ता है, ठीक है, भारत। तो भारत के नीचे वाला जो सागर दिखाई देता है उसी को हम लोग कहते हैं हिंद महासागर। क्या कहते हैं? हिंद महासागर। तो पहला नंबर पे आपका प्रशांत महासागर, दूसरा नंबर पे अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरा जो है आपका अटलांटिक महासागर, आप देख सकते हैं यहाँ जो ये पानी वाला सरफेस, इधर देखिए भूमि दिखाई देगा आपको, ठीक है, और इधर भी आपको भूमि दिखाई देगा, बीच में ये पानी वाला सरफेस दिख रहा है। तो इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर। सांप के आकार का बनता है। अब जो है तीसरा नंबर पे आ जाता है हिंदुस्तान का। आप जो डायग्राम दिख रहे हैं ना, भारत का जो डायग्राम दिख रहा है, इसके नीचे वाला जो पानी दिख रहे हैं इसको हम लोग हिंद महासागर कहते हैं। क्या महासागर? कौन सा महासागर कहते हैं? हिंद महासागर। हिंद महासागर की खास बात है, इसे अर्ध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? तो अर्ध महासागर। अर्ध महासागर क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रशांत महासागर में, देखिए यहाँ से यहाँ तक पानी आपको दिखेगा, ठीक है, इस साइड में भी आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पानी दिखाई देगा, यानी अधिकांश क्षेत्रों में आपको पानी दिखाई देता है। और उसी तरह से अटलांटिक में भी आएंगे तो यहाँ पे भी देखिए आपको सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हिंदुस्तान के ऊपर आप देखेंगे ना, भारत के ऊपर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जमीन है, ये सतह है, ये भूमि का जो है ऊपर वाला अर्थ क्रस्ट जिसको हम लोग कहते हैं धरातल, ये वो क्षेत्र है। तो यहाँ देखिए कई देश हैं, मिट्टी है, धरती है, इस वजह से ये पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है, इसकी तरह पूर्ण नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है अर्ध महासागर। तो परीक्षा में आपके लिए एक प्रश्न बन जाएगा कि अर्ध महासागर किसे कहा जाता है? तो हिंद महासागर को ही अर्ध महासागर कहा जाता है, ठीक है। अगला हो गया आपका क्या चीज? आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर जो ऊपर वाला ये आप ग्रीन देख रहे हैं, ऊपर वाला स्काई कलर का इस तरह से, या जो पानी के रंग का जो दिखता है ना, ये वाला जो आपको सरफेस दिख रहा है, इसी को हम लोग जो है आर्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। या देखिए आर्कटिक महासागर, यानी ऊपर वाले सरफेस को है ना, ऊपर वाला जो सतह है, इसी सतह को हम लोग जो है आर्कटिक महासागर कहते हैं। और पांचवा दक्षिणी या फिर
अंटार्कटिका, दक्षिणी या फिर अंटार्कटिका, अंटार्कटिक भी बोलते हैं, अंटार्कटिक बोलते हैं, ठीक है। तो दक्षिण या अंटार्कटिक महासागर है, 5वां नंबर पे आता है। पहले जो है 4 की गिनती होती थी, आजकल 5 बना दी गई है, दक्षिण जो है महासागर को जोड़ दिया गया है, ठीक है। और कई जगहों पर परीक्षा में कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, तो ऐसा माना जाता है प्रायः जो बड़े से बड़े शिक्षक हैं या फिर जो विद्वान लोग हैं वो ये कहते हैं कि ऊपर जो 4 महासागर हैं वो हाई लेवल के एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो वहाँ पर काम आता है, वही 4 पूछे जाते हैं, 5वां नहीं, यानी लोअर लेवल के एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो वहाँ पे आपको जो है 5 जो ऑप्शंस होते हैं उसके साथ जाने चाहिए, ठीक है। दक्षिण महासागर। अब हाई लेवल लोअर लेवल की अगर हम बात करें तो हाई लेवल का एग्जाम हमारे यहाँ यूपीएससी बीपीएससी का होता है, ठीक है। और लोअर लेवल का एग्जाम हो गया तब नीचे बहुत अच्छा है, जैसे ग्रुप डी का, ठीक है, जीडी का, गार्ड का, होम गार्ड का, या जो आप लोग देखते हैं उन सब में बुलाया था प्राय ऐसे 5, है ना, के साथ जाया करें। ऐसे आमतौर पर प्रमुख रूप से आजकल वर्तमान समय में 5 महासागर गिने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो देखिए ऊपर चौथा और नीचे यहाँ देखिए आप देख सकते हैं दक्षिण अंटार्कटिक महासागर लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, ये सफेद से लेके ये ग्रीन एरिया, इसी को हम लोग जो है दक्षिण या फिर जो है अंटार्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। तो ये कुल मिला के 5 ना महासागर है। नीचे वाला एरिया ज्यादातर बर्फीला सतह है, ठीक है। तो इस तरह से 5 महासागर हो गए। तो आप पुनः से याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर, 5वां है दक्षिण महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, अटलांटिक महासागर सर्पिला आकार का महासागर, और हिंद महासागर अर्ध महासागर। क्लियर है ना। तो इस तरह से जो है 5 महासागर हैं। अगर इन महासागरों को आप जान लेते हैं तो महासागरों के बाद बारी आती है महादेशों को जानने की, ठीक है। महासागरों के बाद जो है आपको किस चीज को जानना है, महादेशों को जानना है। आइए जरा हम लोग उस पर नजर डालते हैं, ठीक है। तो महादेश कहिए या फिर महाद्वीप कहिए, 2 प्रकार की चीज होती है, एक द्वीप होता है, एक महाद्वीप होता है। तो द्वीप का मतलब भूमि का वह छोटा सा टुकड़ा जो पानी से घिरा उसको हम लोग द्वीप कहते हैं, और अगर भूमि का कोई बड़ा टुकड़ा पानी से घिरा रहता है उसको हम लोग महाद्वीप कहते हैं, और महाद्वीप को ही महादेश के नाम से भी जाना जाता है। तो दुनिया में 7 महादेश हैं, ठीक है। दुनिया में कुल कितने महादेश हैं, 7 महादेश हैं। पहला नंबर पर एशिया, आकार के हिसाब से, ठीक है, सॉरी जो है जनसंख्या के आधार पर हमने आपको बताया है कि आजकल जो है पहला नंबर पर एशिया, ठीक है। दूसरा नंबर पे अफ्रीका, तीसरा नंबर पर यूरोप, चौथा नंबर पर दक्षिण अमेरिका, 5वां नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 6वां नंबर पे ओसानिया। ओसानिया को हम लोग ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, ठीक है। कई लोग जो है ओसानिया को ऑस्ट्रेलिया महादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अंटार्कटिक या फिर अंटार्कटिका महासागर, ठीक है, सॉरी महादेश से। क्लियर। एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, यूरोप महादेश, दक्षिण अमेरिका महादेश, दक्षिण अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका, ओसानिया और अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये कुल 7 महादेश होंगे। सर्वाधिक जनसंख्या है 486 करोड़, ठीक है। 486 करोड़ सर्वाधिक जनसंख्या जो है किसका है भैया, तो वो है एशिया का। दूसरे नंबर पे यूरोप है, लगभग 150 करोड़। ये जो डाटा लिखा गया है आपको लगभग में करके लिखेंगे, पॉइंट्स में और सारे आएंगे। और इसको आप चेकआउट करने के लिए एक वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.worldpopulation, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन मीटर, ठीक है। इस तरह से जो है करके आप वेबसाइट पे जाएंगे, और जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे जो है आपको क्या मिलेगा कि करेंट टाइम में दुनिया भर में कितनी जनसंख्या है उसका आपको एक बढ़िया से विवरण मिल जाएगा, उसका आपको एक डेटा मिल जाएगा, ठीक है। एक बात और याद रखेंगे, ये जो www है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, WRLD वर्ल्ड वाइड और वेब। तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसके आविष्कारक भी थे बर्न्स ली, याद रखेंगे, कौन से, बर्न्स ली, है ना। बर्न्स ली ने जो है इसका आविष्कार किया। तो परीक्षा में आप लोग का एक क्वेश्चन भी बन जाएगा, ज्योग्राफी में आविष्कार से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमको कम्युनिकेशन पढ़ना है। कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण, यानी बातचीत, बात विचार बोलते हैं जिसको, ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है बर्न्स ली, याद रखेंगे, बर्न्स ली, है ना, बर्न्स ली। तो www.worldpopulationmeter पे अगर आप जाते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो करेंट टाइम में डेटा दिखेगा, थोड़ा इधर उधर जो है ना, पॉइंट्स में कुछ इधर उधर संख्या आएगी। तो 486 करोड़ जो है एशिया का,
अफ्रीका का 158, ठीक है, यूरोप का 74 और दक्षिणी अमेरिका का 67, ठीक है, 67 साढ़े 67 भी हो सकता है, यानी 67 और 67.5। उसके बाद जो है उत्तरी अमेरिका का 38, ओसानिया का जो है 4 या फिर 4.5 यानी 4 या 4.5। और अंटार्कटिका एक ऐसा महासागर है जो जनशून्य है, यहाँ पर कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है, ऐसा माना जाता है, ये बर्फीला क्षेत्र है और यहाँ पर कोई रहता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये महादेश देख रहे हैं और जैसा कि आप पढ़ रहे हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन और उसका वितरण, ठीक है, तो दुनिया में लगभग 8.25 अरब लोग हैं, यानी 830 करोड़ के आसपास आज जनसंख्या पहुंच गई है दुनिया की, 830 करोड़। और 830 करोड़ में सर्वाधिक जो है एशिया में 486 यानी लगभग 500 करोड़, ठीक है, उसमें से भी एशिया के 2 देशों में, ठीक है, कौन कौन, तो एक भारत और एक चीन, दोनों को मिला के लगभग 300 करोड़ लोग रह लेते हैं। कितने लोग रह लेते हैं, 300 करोड़ लोग रह लेते हैं। तो देखिए, तो ये आपको 486 करोड़, लगभग 150 करोड़ अफ्रीका में, यूरोप में 74 करोड़, दक्षिणी अमेरिका में 67 करोड़ और उत्तरी अमेरिका में 68 करोड़, और जो है ओसानिया में आप आएंगे तो 4 से 4.5 करोड़ और जब शून्य हो जाता है जब आप अंटार्कटिका में जाते हैं, ठीक है। जनसंख्या के वितरण को थोड़ा सा और डीप में पढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें गोलार्ध को समझना होगा, जो ग्लोब की बात अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे, है ना। आइए देखते हैं। तो जो हमारा पृथ्वी है वो एक राउंड है, हम सब जानते हैं कि ये राउंड फ्रेम में है, ठीक है। तो हमारा जो पृथ्वी है क्या होता है कि यहाँ से एक रेखा गुजरती है, ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। हम कौन सा रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है, कौन सा रेखा कहते हैं, तो विषुवत, ठीक है, विषुवत रेखा के नाम से भी यह जाना जाता है, या फिर जो है इसको इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहते हैं। क्या लाइन कौन सा लाइन बोलते हैं भाई, तो इक्वेटर लाइन के नाम से जाना जाता है। तो एक रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच होकर गुजरती है, ठीक है, उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है वह 0 डिग्री अक्षांश होता है, 0 डिग्री अक्षांश। याद रखेंगे जो हमारा भूमध्य रेखा है वह 0 डिग्री अक्षांश होता है, यानी कि यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश चालू होता है, ठीक है। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है, भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर लाइन बोलते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। 3 मतलब ये तो इंग्लिश नाम है, ये हिंदी में 2 नाम है। भूमध्य यानी भूमि के मध्य जो रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ये 0 डिग्री से चलता है, ठीक है, यहाँ जहां पे भूमध्य रेखा होता है वहां पर 0 डिग्री अक्षांश होता है। क्या बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश, है ना, 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, क्लियर, अक्षांश। यहाँ देखें, अब क्या है कि भूमध्य रेखा जो है इसकी खासियत है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को, है ना, 2 हिस्सों में बांट देती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक जो इसके उत्तर में पड़ेगा उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है, और एक इसके दक्षिण में पड़ता है जिसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर वाला सरफेस यानी भूमध्य रेखा जो जा रहा है इसके ऊपर वाले सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो सरफेस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, क्लियर। तो ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो पहला चीज जानेंगे कि भूमध्य रेखा वह रेखा है जो भूमि के बीचों बीच गुजरती है, इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा से ही 0 डिग्री अक्षांश चालू होता है। एक और बात है, यह एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है ना, तो काल्पनिक रेखा है, मतलब इमेजिनेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं कि कोई वास्तविक लाइन खींची नहीं गई है ना, एक कल्पना से बताया जाता है। यह एक है जो है काल्पनिक रेखा है। तो आपको यहाँ से कई प्रश्न बन जाएंगे कि वह रेखा जो भूमि के बीचों बीच गुजरती है, भूमध्य या फिर विषुवत, इंग्लिश में इक्वेटर लाइन बोलते हैं। भूमध्य रेखा जहाँ पे होती है वहाँ 0 डिग्री अक्षांश होता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है, एक हिस्सा को उत्तरी गोलार्ध, दूसरा हिस्सा को दक्षिणी गोलार्ध। एक हिस्सा को उत्तरी गोलार्ध, दूसरा हिस्सा को दक्षिणी गोलार्ध, है ना, के नाम से जाना जाता है। अब इसके आगे जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि जहां विषुवत रेखा होता है वहां पर दिन और रात बराबर बराबर होता है, ठीक है, यानी जहां विषुवत रेखा वहां पर दिन और रात बराबर बराबर। इसका अर्थ ये है
कि विषुवत रेखा पर जब सूर्य ऊपर आके ऐसे पड़ेगा तो वहां पर 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का ही रात होता है। 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का ही रात होता है। ऐसा जो है साल भर में 2 दफा देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा जो है आपको जो है क्या दफा मिलने का देखने को, तो 2 दफा। एक जो है 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को, और एक जो है 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर को। ठीक है, सितंबर याद रखेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, एक 21 मार्च को और अगला जो है 23 सितंबर को। ठीक है, तो 23 सितंबर और 2 मार्च को, सॉरी 21 मार्च को 2 दिन साल भर में ऐसा होता है जब सूर्य, ठीक है, सीधे सीधे विषुवत रेखा के ऊपर आता है। और जब ऐसा होता है, जब सूर्य इसके ऊपर आ जाता है, तो साल भर में 2 दिन ऐसे होते हैं जहां पर दिन और रात बराबर बराबर यानी कि 12 घंटे का हो जाता है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर याद रहेगा आपको। ठीक है, अब देखिए जो आपका विषुवत रेखा है, इसके ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण मैंने कहा, तो हमारा भारत, हमारा देश भारत, वह जो है इस गोलार्ध में कहाँ पाएंगे आप, तो हमारा देश जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर है। कौन सा गोलार्ध पे है, उत्तर पूर्वी। ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण बोले हैं, उत्तर पूर्वी। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, कुछ देर पहले जो मैंने आपको वर्ल्ड मैप आपको पढ़ाया था, ठीक है, देखिए आप वर्ल्ड मैप पढ़िए चाहे इंडिया का मैप पढ़िए, कोई भी मैप पढ़िए, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बात जरूर नोटिस करेंगे, क्लियर है, कि ऊपर वाले सरफेस को उत्तर कहा जाता है, नीचे वाले को दक्षिण कहा जाता है, इधर वाले को जो है पश्चिम कहा जाता है, और इस साइड वाले को पूरब। दुनिया का कोई भी मैप हो, ठीक है, या आप वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हो या फिर अपने कंट्री का मैप पढ़ रहे हो, दोनों में से कोई भी मैप पढ़े, तो याद रखेंगे हमेशा कि ऊपर वाला जो सरफेस है उसको हम लोग उत्तर दिशा के हिसाब से नॉर्थ क्या बोलते हैं, उत्तर नॉर्थ, नीचे वाले को दक्षिण साउथ, नीचे वाले को दक्षिण साउथ। और जो है आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो राइट हैंड साइड वाला जो है आपका पूर्व होता है, ईस्ट बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आप देखते हैं ये जो है आपका पश्चिम होता है, और इसको इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं। तो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, उधर हो गया नॉर्थ, और नीचे हो गया आपका साउथ है। ये 4 हिस्से में आपका कैलेंडर बच जाता है कोई भी। अब आप देखो बोला गया है कि एक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है, जिसको हम लोग कौन सा रेखा कहते हैं, है ना, तो वो है भूमध्य रेखा, या फिर भूमध्य रेखा को ही हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। अब देखिए तो जो आपका विषुवत रेखा है वह पृथ्वी को कई हिस्सों में बांट देता है, 2 हिस्सों में बांट देता है, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, दूसरा को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। एक को उत्तरी गोलार्ध और दूसरा को दक्षिणी गोलार्ध। तो देखो भाई आपको क्या बोला गया है कि हमारा भारत कहाँ है, तो उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में। ठीक है, आप समझिए ना, इधर ये जो विषुवत रेखा की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, या भूमध्य रेखा की बात करेंगे, तो यहाँ से अगर आप अपने पास मैप रखे होंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ जो है आप देख सकते हैं, यहाँ 0 डिग्री करके बनाया गया है और ऊपर से दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप जब देखेंगे तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है, तो यही रेखा जो है भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है। तो जो आपका भूमध्य रेखा है, तो आपका भारत देखिए ये भूमध्य रेखा का यहाँ लाइन है। अगर आप वर्ल्ड मैप अपने पास रख के देखेंगे तो वहां पे आप पाएंगे, और उसके ऊपर ये इंडिया का मैप दिख रहा है आपको, है ना, ये भारत का आपको मैप दिख रहा है। तो यानी कि हमारा देश उत्तर वाले जोन में है। ठीक है, अब आप देखो इधर पूरब, ये यहाँ से यहाँ मैंने आपको क्या बताया, इधर पूरब साइड है, और ये आपको मैंने क्या बताया पश्चिम साइड। तो हमारा देश किस दिशा में ज्यादा झुका हुआ है, जो किधर दिखाई दे रहा है, तो आपको पूर्व साइड में जा रहा है। अगर बीचों बीच तो यहाँ है, ठीक है, बीचों बीच इस साइड में यहाँ देखेंगे 0 यहाँ बना हुआ है, ये बीचों बीच है। तो अगर हम यहाँ से 0 लेके आते हैं, ऐसे देखिए हमारा भारत, देखिए ये भारत है ना, यहाँ से पश्चिम साइड, इधर से पूरब साइड, तो किस साइड में, पूरब। यानी हमारा देश जो है वर्ल्ड मैप पर या फिर गोलार्ध के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में भी किधर पड़ेगा, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा। किस साइड में पड़ेगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो याद रहेंगे आपको, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न होंगे कि एक रेखा जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच होकर गुजरती है उसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है। कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर में ही हमारा अपना देश भारत उत्तर पूर्वी छोर पे है। किस छोर पे है, उत्तर पूर्वी छोर पे है।
सूर्य जो है एक साल में विषुवत रेखा पर 2 बार आता है। कब कब भाई? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। और इन दोनों दिन क्या होता है? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको ये गोलार्ध से करके आ जाते हैं। बात समझ में आई आपको? दूसरा चीज है, एक और रेखा है। ठीक है, अगर आप गोलार्ध पढ़ रहे हैं तो एक और रेखा है, जरा हम उसे समझेंगे। अगला रेखा आता है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। आप इसे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या फिर मैंने आप लोग से बोला है कि अपने पास कलम, कॉपी या पेन रखा करें, पेंसिल रखा करें, और जो चीजें यहाँ नोट्स के तौर पे बताई जाती हैं उन चीजों को आप नोट कर लिया करें। क्लियर है? आइए चलिए देखिए, हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगला हम लोगों को जो लाइन पढ़ना है वो कर्क है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा है। अब जरा हम लोग इसे समझेंगे। तो कर्क रेखा क्या है? तो कर्क रेखा समझने के लिए अब आपके पास इंडियन मैप होना चाहिए। ठीक है, आपके पास कौन सा मैप होना चाहिए? इंडियन मैप होना चाहिए। कुछ देर पहले जो आपको मैप पढ़ाया गया वो मैप जो है वर्ल्ड मैप था। और अब देखिए भारत का मैप। मैंने कहा ऊपर वाले को उत्तर कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिण कहते हैं, है ना। इधर आपके राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो पश्चिम कहते हैं, और आपके राइट हैंड साइड में जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग पूर्व कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए कर्क रेखा क्या है भाई? तो जैसे आपको बताया गया कि भूमध्य रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच होकर गुजरती है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? भूमध्य रेखा। तो उसी तरह से कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच लगभग होकर गुजरता है। ठीक है, जो भारत के बीचों बीच होकर गुजरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। याद रहेगा आपको, जो पृथ्वी के बीचों बीच होकर गुजरता है उसको हम लोग जो है भूमध्य रेखा बोलते हैं, और जो भारत को चीरते हुए गुजरता है बीचों बीच उसको हम लोग जो है कर्क रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे इसको हम लोग इक्वेटर लाइन कहते हैं। अब जरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की खास बात जानेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है दुनिया के 3 महादेश में, ठीक है, दुनिया के 3 महादेश में, ठीक है, 16 देश से होकर के गुजरता है कर्क रेखा, और भारत के 8 राज्यों से, मतलब 16 देशों में से एक देश आपका देश भारत भी है। ठीक है, 3 महादेशों में से एक आपका महादेश एशिया है। दूसरा नंबर पे चीज है कि दुनिया के 16, ठीक है, कहीं कहीं लगभग 17 भी देखने को मिलता है, लेकिन 16 देशों से होकर गुजरता है, और उसमें से जो हमारा देश भारत है, हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, कहाँ से इन होता है और कहाँ से ये आउट होता है। ठीक है, तो देखिए कर्क रेखा जो है ऐसा माना जाता है कि यह भारत के गुजरात में इन करता है। कहाँ पे इन करता है? गुजरात में, है ना। ध्यान से समझेंगे कि कर्क रेखा जो है वो भारत के किस क्षेत्र में आता है? तो याद रखेंगे कि वो जो है गुजरात में इन करता है, तो इसका प्रवेश द्वार हो जाता है गुजरात। देखिए जो आपका 0 डिग्री अक्षांश है उसके ऊपर उत्तर साइड में 23.5 डिग्री अक्षांश पर, कितना डिग्री अक्षांश पर? लगभग है ना, देखो 23 डिग्री, है ना, 23.5 बल्कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है, कर्क रेखा पड़ता है। 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर, है ना, उत्तर साइड में 23.5 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है, 23.5 याद रखेंगे आप लोग, कितना? 23.5 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है, क्या होता है? तो आपको मिल जाता है, क्या मिल जाता है? तो आपको मिल जाएगा कर्क रेखा। कौन सा रेखा मिल जाएगा? कर्क रेखा मिल जाएगा। कर्क रेखा जो है क्या बताया गया कि 3 महादेश, कितना महादेश है? 3 महादेश है। उसके अलावा जो है 16 देश, कितने देश है? 16 देश है। और उसके बाद जो है बताया गया है कि भारत के 8 राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो याद रखेंगे कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, पहला ऑप्शन बन जाएगा आपके लिए। दूसरा, ये भी एक काल्पनिक रेखा है, जैसे आपने भूमध्य रेखा को पढ़ा कि वह भी एक काल्पनिक रेखा है, तो आपका कर्क रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, जहां भूमध्य रेखा होता है वहां से 0 डिग्री अक्षांश शुरू होता है, और आपका जो कर्क रेखा है 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर में जाकर के 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा पड़ता है। कर्क रेखा 3 महादेश, 16 देश और भारत के 8 राज्यों से, 3 महादेश, 16 देश और भारत के 8 राज्यों से। कहां से? तो ये सबसे पहले गुजरात में, कर्क रेखा कहां प्रवेश करता है? गुजरात में। तो पहला आपका राज्य हो जाएगा क्या चीज? गुजरात।
गुजरात से जब निकलेंगे तो आता है राजस्थान, गुजरात से आप निकलेंगे तो राजस्थान। क्लियर है? ये जो आप देख रहे हैं है ना, ये वाला सरफेस, ये गुजरात वाला ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये गुजरात का है। तो गुजरात से ये इन करता है, गुजरात से आप जो ये येलो कलर का जो डायग्राम देख रहे हैं ये आपका राजस्थान का एरिया है। तो ये राजस्थान होते हुए फिर आ जाएगा यहाँ पर, ये जो आप पिंक कलर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ग्रे कलर का था गुजरात का था, येलो कलर का जो है राजस्थान का है, और पिंक कलर जो आप देख रहे हैं तो पिंक कलर जो है हमारा वो आपका जो है मध्य प्रदेश है। कौन सा क्षेत्र है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। और उसके बाद में जो है मध्य प्रदेश से जो है दूसरा हो गया आपका क्या चीज? राजस्थान। तीसरा हो गया आपका क्या चीज? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक राज्य मिल जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। तो ये जो है ये रेखा जब चलती है तो इधर जो है छत्तीसगढ़ से होते हुए फिर से येलो कलर का जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये छत्तीसगढ़ का है। तो चौथा हो गया आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ेंगे तो फिर से ग्रे कलर का आ रहा है, ये आपका झारखंड है। कौन सा राज्य है? झारखंड। ये पांचवा राज्य हो जाता है। जब झारखंड से आगे बढ़ते हैं तो आता है पश्चिम बंगाल। कौन सा जगह आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। कौन सा जगह आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो ये छठवां राज्य है जहां से ये होकर के गुजरता है। और इसके बाद जो है सातवां राज्य आता है त्रिपुरा। सातवां राज्य कौन सा आ जाएगा? त्रिपुरा, है ना। ये जो आप देख रहे हैं पूरा जो पिंक कलर का दिख रहा है ये है सातवां राज्य त्रिपुरा। और उसके बाद जो है अंतिम राज्य आता है मिजोरम। अंतिम राज्य क्या है? मिजोरम। और मिजोरम से ये निकल जाता है। तो भारत के क्या राज्यों में? 8 राज्यों में। पहला नंबर पर गुजरात, पहला नंबर पर गुजरात, दूसरा नंबर पर राजस्थान, दूसरा नंबर पर राजस्थान, तीसरा नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथा नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथा नंबर पर छत्तीसगढ़, पांचवा नंबर पर झारखंड, पांचवा नंबर पर झारखंड, छठवां नंबर पे पश्चिम बंगाल, छठवां नंबर पे पश्चिम बंगाल, सातवां नंबर पर त्रिपुरा, सातवां नंबर पर त्रिपुरा, आठवां नंबर पर मिजोरम, आठवें नंबर पर मिजोरम। तो इस तरह से करके यहां से आपका प्रश्न बन जाएगा कि इन गुजरात से और आउट, ठीक है, इन गुजरात से तो आउट है कहां से? मिजोरम से। तो यहां से भी आपका एक प्रश्न बन जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका कर्क रेखा। तो आपने दो रेखाओं को पढ़ा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। और अभी आपने पढ़ा कर्क रेखा। 3 महादेश, 16 देश और भारत के 8 राज्य, ठीक है। 3 महादेश में से हमारा महादेश एशिया महादेश में, ठीक है, और हमारा देश जो है मैंने 16 देशों में से हमारा देश भारत, और उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो भारत के 8 राज्य, ठीक है। यहाँ से ये कर्क रेखा होकर के गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा पर दोपहर में सूर्य लंबवत पड़ता है, ठीक है। कर्क रेखा पर दोपहर में सूर्य कैसा पड़ता है? लंबवत, ठीक है। शीर्ष जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक तरह से वर्टिकल, तो जो है लंबवत पड़ता है, याद रखेंगे दोपहर में। तो ये तो कुछ रेखाओं से आपको प्रश्न। तो आज वाले पार्ट में सिर्फ इतना ही, बाकी जो है हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक्स छूट रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग अगले पार्ट में देख लेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए और हो सके तो हमारे वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।